नमस्कार, प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है वक्फ टेस्ट की बारी, क्या है तैयारी। वक्फ संशोधन बिल कल दोपहर को 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का वक्त तय किया है। एनडीए को बहस में बोलने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय मिला है। बाकी के वक्त विपक्ष के नेता बोलेंगे। लोकसभा में बहस के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी समेत पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी की है। वहीं जेडीयू और टीडीपी के सुझावों को केंद्र सरकार ने मान लिया है। दोनों दल इस बिल पर बीजेपी के साथ हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर अपने एजेंडे को थोपने और विपक्षी सदस्यों की बात नहीं सुनने के आरोप लगाए हैं। कई मुस्लिम संगठनों और कई दलों ने इस बिल का विरोध किया है। इसी पर आज करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ बिल पर कल संसद में आर पार, होगा बड़ा सुधार। लोकसभा में कल 12 बजे पेश होगा बिल। बीजेपी, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। विपक्ष ने कहा बिल का विरोध करेंगे। सारे लोग जो वक्फ बिल जो जिस प्रकार से आ रहा है, जिसका विरोध है, जिसका विपक्षी पार्टियों ने भी विरोध किया है, कई मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध। इस बिल के माध्यम से केवल राजनीति चमकाने का काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुसलमान का मसला है और मुसलमान का धार्मिक मसला है। अजमेर दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी ने किया समर्थन। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर अधिकारी तौर पर बयान दे रही है भारत सरकार कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना है। वक्फ टेस्ट की बारी, क्या है तैयारी। तो वक्फ टेस्ट की बारी, आखिर तैयारी क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अब्दुल लतीफ आर्को हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल लक्ष्मीकांत जी आप ही से कि वक्फ का टाइम ओवर, क्या नंबर पूरे हैं, यह सवाल बड़ी तेजी के साथ उठ रहा है। शुरुआत कीजिए। देखिए हेमंत, वो तो कल पार्लियामेंट में जब इस पर बहस होगी और जब उसका परिणाम निकल कर आएगा तो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। लेकिन इतिहास अगर आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय जितने बिल सदन में रखे गए वो सारे के सारे पास हुए हैं। और क्योंकि सांसदों का समर्थन रहता है, दूसरे दलों का भी समर्थन रहता है और जन भावना जुड़ी रहती है, इसलिए कोई भी ऐसा दल जो चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पाता है। देखिए, ये आपने मुझसे सवाल नहीं किया, लेकिन आपके बिना सवाल करे ही मैं अपने मुद्दे की बात पर आता हूं जी, कि ये बिल आएगा कल, उसमें क्या होगा वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन इसकी एक बड़ी पृष्ठभूमि है और जिसके कारण लोगों को लगता है कि ये बिल आना चाहिए। देखिए, ये जो वक्फ है इसके साथ कितने सारे विवाद जुड़े हुए हैं और लोग जहां तक कहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी ज्यादातर इस बात को मानते हैं कि एक लैंड माफिया एक वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा कर चुका है, जिसने देश की कई सारी संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया और जिसने इस देश की लगभग 8,72,391 एकड़ जमीन के ऊपर जिसका प्रभुत्व है। आपको जानकर आश्चर्य होगा हेमंत जी कि ये जो जमीन का आंकड़ा मैंने आपको बताया है, ये देश की आर्मी और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एक प्राइवेट संस्था के पास इस देश में है और उसमें से ज्यादातर विवादित है, जिनके मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। एक बड़ा हास्यास्पद सी स्थिति आपको मैं बताता हूं कि अगर वक्फ किसी की जमीन के ऊपर आकर कब्जा कर ले और कह दे कि जमीन मेरी है, तो वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा और वहां जाकर अपील करेगा। और उसकी स्थिति क्या है कि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में 65,000 मामले वक्फ ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग पड़े हैं। ये किस स्थिति में हम जा रहे हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि तमिलनाडु में एक जिला है तिरुचि, उसमें एक गांव है थेतुपुरई। उस थेतुपुरई गांव में चंद्रशेखर स्वामी नाथन जी का मंदिर है, 1500 साल पुराना, और वक्फ बोर्ड कहता है
कि ये मंदिर वक्फ की जमीन के ऊपर बना हुआ है। कितनी हंसने वाली बात है कि इस्लाम को जन्म लिए ही, इस्लाम को वजूद में आए ही 1400 वर्ष हुए हैं और 1500 साल पुराने मंदिर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। वो जो गांव है, उस गांव के किसान राजगोपाल अपनी 1.25 एकड़ पुश्तैनी जमीन को बेचने के बाद उसका रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, तो रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि इसके लिए वक्फ की एनओसी लेकर आओ। 369 एकड़ में बसा हुआ गांव, वो सारा का सारा गांव ये वक्फ बोर्ड के अधीन आ चुका है, तमिलनाडु की सरकार ने कहा है। और ऐसे 18 गांव उसके आसपास आ चुके हैं। जो सूरत का नगर निगम है, उस नगर निगम के मुख्यालय के ऊपर वक्फ का दावा है। ये जो स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में भी 36,300 से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके ऊपर वक्फ का दावा है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, उसमें लोगों को लगता है कि इसके ऊपर समीक्षा होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, देश भर में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि इस देश में जो लैंड माफिया के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, उसके ऊपर बात होना जरूरी है। और ये देखिए, केवल यहीं तक नहीं है, ये जो संपत्ति कब्जे में की गई है, इसके ऊपर एकाधिकार कुछ लोगों का है। जो मुस्लिम समुदाय में भी पसमंदा मुस्लिम्स हैं, जो गरीब तबके के मुस्लिम्स हैं, उनका ना अधिकार मिल रहा है, ना इनके ऊपर किसी तरीके का उनका अधिकार है। सत्सर कमेटी ने जब 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो उसका यह कहना था कि ये जो वक्फ की संपत्ति है, यह अगर सही मायने में माना जाए तो इससे जो रेवेन्यू किराया आना चाहिए 12,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आना चाहिए, जबकि आ रहा है 100-150 करोड़ रुपया। तो ये जो बिचौलिए कब्जेदार लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पैसे को ले रहे हैं, वो स्थिति इस देश में पैदा हो गई और उसके खिलाफ एक माहौल पूरे देश में बना। सदन में सरकार इसके लिए विधेयक लेकर आई, उसके ऊपर जेपीसी बनी, जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अब उसके ऊपर जो बहस होने जा रही है वो आप लोगों के सामने है। प्रदीप चतुर्वेदी जी, सरकार कह रही है कि इतने लंबे वक्त से कोई कानून वक्फ बोर्ड के तौर पर चल रहा था, उसमें संशोधन अगर वक्त के हिसाब से हो रहा है, नए जमाने के साथ, नए तरीकों के साथ में, तो उससे कांग्रेस को आपत्ति क्या है? और कांग्रेस ये क्यों आरोप लगा रही है कि सरकार अपने एजेंडे को थोपने की कोशिश कर रही है या विपक्षी सदस्यों को नहीं सुना जा रहा है, जबकि एक व्यापक बहस है, लोकसभा में भी कल बहस होगी, इसका टाइम दिया गया है, जो आपत्तियां वो की जा सकती है। तो क्या ये राजनीति नहीं हो रही है इस पर? हेमंत जी, एक बात गौर करने लायक है कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही है। आप मुझे बताइए कितने ऐसे फैसले संसद में लिए गए जो बहुमत के आधार पर लिए गए हों? ये सरकार तो अध्यादेश पे काम करती है, बहुमत की बात तो करती ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि संविधान में संशोधन की बात जब होती है, जब लोग चाहें, लोगों की अपनी इच्छाएं हों, उनकी प्राथमिकताएं, सरकार अपनी सुविधा के अनुसार बात लाती है और मुद्दे उठाती है। सरकार किसी से विचार विमर्श नहीं करती। अभी लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि विचार विमर्श होना चाहिए, विचार विमर्श करे तो उसका सॉल्यूशन हो। विचार विमर्श इस सरकार के कहीं किसी दृष्टिकोण में कहीं होता ही नहीं है। सिर्फ सरकार सोचती है और अपनी सुविधा के अनुसार भावी राजनीति को अपने अनुकूल बनाने के लिए अध्यादेश के माध्यम से बनाती है। अब इसी वर्तमान मसले को 2024 में संसद में रखा गया था मामला, और जब ये बात नहीं बनी तो जेपीसी को सौंप दिया गया। उस जेपीसी में 31 मेंबर थे, उसमें से 19 भाजपा के और 12 विपक्ष के थे। उसमें से उन विपक्षी सदस्यों ने जो सुझाव दिए उनको नजरअंदाज किया गया। जगदम्ब पाल उसके चेयरमैन है, वो आज कह रहे हैं कि साहब ये इनकी हठधर्मिता है। पर सवाल यह है कि उन्होंने उस 34 मीटिंग उसकी बैठकें हुई समिति की, उसमें सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए, अपना जो भी उनका जो दृष्टिकोण था वो उन्होंने रखा, लेकिन उनको सुनने से इनकार कर दिया। अब चूंकि बहुमती अगर 19 लोगों का भाजपा का है तो निश्चित तौर पर फैसला तो भाजपा के लिए ही होगा। लेकिन सवाल यह कि क्या देश के लोगों का कोई मत है, क्या उनका कोई मन की बात, उनकी प्राथमिकता को सरकार सुने और उसके हिसाब से अगर बहस कराए, संसद में संशोधन विधेयक लाए तो बात समझ में आती है। आप मुझे बताइए, भाजपा सरकार ये कह रही है इस प्रावधान में, संशोधन में, कि उस ट्रस्ट में 2 महिलाएं भी होंगी और 2 अन्य धर्मों के लोग भी होंगे। तो मुझे बताइए, क्या देश में राम मंदिर में 2 मुसलमान हैं? क्या राम मंदिर में वैष्णो देवी मंदिर में है या केदारनाथ में 2 मुसलमान हैं? सवाल यह है कि अगर आप कोई दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये प्रावधान भी करिए कि जो आपके अपने संस्थान है उस पर भी आप गौर करें। तो सवाल यह है, किसी दूसरे धर्म में अगर आप दखल देना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपका एजेंडा है, लेकिन आपको भी वो प्रावधान करने होंगे, क्योंकि देश में इतने ट्रस्ट बने हुए हैं, वो सर्वधर्म से नहीं है। उसमें भी अगर बात की जाए, अगर आप दखल देते हैं और 2 मुस्लिम को रखना चाहते हैं, आप रखें, 2 महिलाओं को रखें, लेकिन फिर बहुसंख्यक मामलों में भी ये प्रावधान आपको करना चाहिए। तो जहां तक धर्म की बात है, हमारा संविधान सभी को धर्म संप्रदाय में
सभी को खुली छूट देता है, अपनी बात कहने का हक देता है, लेकिन आप दूसरे धर्म के प्रति एक तरफ सौगाते मोदी का प्रोग्राम ला करके आप मुसलमानों को 600 रुपए किट बांटने की बात करते हैं और कहते हैं कमजोर वर्ग करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनकी धर्म की आस्था को आप निपटाने में इस तरह से काम कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर आप राजनीतिक बदनीयती से कोई काम करना चाहते हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि समाज के, देश के हर वर्ग के, उनके धर्म के, उनके सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करें। उसी संदर्भ के अंदर बहुमत का मामला उठाया चतुर्वेदी जी, आपने ये नहीं बताया कि जेपीसी से वॉकआउट क्यों कर गए, या फिर जो है सदन में अगर चर्चा हो रही है तो उसमें क्या आपत्ति है कि उससे पहले ही आपने अभी बिल पढ़ा है, उससे पहले ही एक माहौल बना दिया। सवाल पढ़ने का नहीं है, सवाल जेपीसी में जिस तरह का ट्रेंड, हेमंत जी मेरी बात सुनिए, हाँ। जिस तरह से जेपीसी में जगदीप पाल ने जो चेयरमैन है उन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया और विपक्षी सदस्यों की बात सुनने से उन्होंने इनकार किया, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। सवाल यह है कि अगर वो सदस्य हैं तो उनकी अपने बात रखने का हक है, लेकिन सवाल यह कि वो बात रखें और उनकी बात न सुनी जाए तो बहिष्कार करने का अलावा चरण क्या हो सकता है? जबकि आपका निर्णय पहले से माना जा रहा है कि आप अपनी मर्जी के अनुसार इसका फैसला करना चाहेंगे। ये कहां तक की बात है और किस तरह का न्याय अगर जेपीसी भी गठित किया तो किस तरह हो सकता है? ठीक है सर, जवाब देखिए, जेपीसी हो या दूसरी कोई पार्लियामेंट की कमेटी हो या किसी भी तरीके की कमेटी हो, जो सदन में जिस पार्टी के जितने सदस्य हैं उसके आधार पर उसमें उनकी नियुक्ति होती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं लोकसभा में, बावजूद इसके 21 सदस्य जो लोकसभा में से लिए गए उसमें भारतीय जनता पार्टी के केवल 7 सदस्य हैं। इनको ध्यान रहना चाहिए। दूसरी बात, आपने मुझे इस बात पर घोर आपत्ति है हेमंत जी कि कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड से भगवान राम के मंदिर की, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की तुलना की। मैं अपनी आपत्ति आपके माध्यम से यहां दर्ज कराना चाहता हूं और कांग्रेस की मानसिकता भी आप सब लोगों के सामने बताना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट संस्था है जिसको बनाया गया है लोगों के द्वारा आजादी के बाद इस देश में संपत्तियां लाने के लिए, और भगवान राम का मंदिर इस देश का अस्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण इस देश के आराध्य हैं और जन जन में बसते हैं। अगर उनकी तुलना वक्फ बोर्ड से की जाती है तो कांग्रेस की मानसिकता इसमें झलकती है कि कांग्रेस किस तरीके का आचरण पिछले 70-75 साल से देश में कर रही है और कैसे यह धरातल पर आकर आज ये सड़क सड़क घूमने को मजबूर हो रही है, क्योंकि देश की जन भावना का जो अपमान ये बार बार करती है उसको जनता याद रखती है। मैं फिर इस बात पर आपत्ति करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वो भगवान राम की तुलना, भगवान श्री कृष्ण की तुलना। और भी मेहमान है अब्दुल लतीफ आर्को साहब भी हमारे साथ हैं। आर्को साहब, हमने पहले भी बहस की और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब अजमेर दरगाह के जो प्रमुख हैं उनके अगर उत्तराधिकारी हैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब, उन्होंने कहा कि संशोधन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मस्जिदें या संपत्तियां छिन जाएगी, ये कहना गलत होगा। तो फिर आम मुसलमान को कौन बरगला रहा है सर? और क्या आपकी आपत्तियां हैं ऐसी जो सुनी नहीं जा रही या बिना सुनाए ही आप विरोध में उतर आए? देखिए, जहां तक दरगाह दीवान की बात है तो हो सकता है उनके अपने इंटरेस्ट होंगे और वो अपने इंटरेस्ट को शायद इसी तरह से पूरे करवाने के लिए कमिटमेंट किए होंगे। और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो चंद हर समाज के लोगों में, हर मजहब के लोगों में पैदा होता है, तो चंद लोगों के कहने से ये करोड़ों मुसलमान जो है उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जेपीसी कमेटी की बात है तो इस कमेटी के अंदर हमने 10 करोड़ दस्तखत करके और हमारे एतराजात सबमिट किए थे, जिनको इन्होंने एक तरफ कचरे की टोकरी में डाल दिया और कोई शामिल नहीं किया। ये हमारा पहला एतराज है कि जब आप हमारे खिलाफ हमारे लिए कानून बना रहे हैं तो हमारी राय तो लो, और हमारी राय जब हमने दी तो नहीं, आपकी आपत्ति बताइए ना, आपका विरोध बताइए कि किन मसलों पर आपका विरोध है सर? आप सुनिए संक्षेप में। अब आपत्ति सुन लीजिए आप जी। इनका कहना यह है कि ये गुमराह कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 महिलाएं इसमें होनी चाहिए। वो पहले से 2 महिलाएं मौजूद है हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर, 2 महिलाएं। इनका ये कहना है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद अपील नहीं होती है, वो पहले से ही अपील हो रही है। ये झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ट्रिब्यूनल जो है वो फैसले वक्फ के फेवर में देता है। हमारा ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी हजारों फैसले ट्रिब्यूनल देता है, वो डॉक्यूमेंट के आधार पर है। हाई कोर्ट से जो है यहाँ जज नियुक्त किए जाते हैं, ये कोई वक्फ के जज नहीं होते हैं, वो जज कोर्ट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये भी गुमराह कर रहे हैं
कि साहब वहाँ टर्मिनल जो है वो जिस पे हाथ रख दे वही वक्त की जमीन मान ली जाती है। जहां तक जमीन की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वेयर मुकर्रर कर रखा है। वो सर्वेयर के माध्यम से सर्वे हो जाने के बाद ही उस वक्त प्रॉपर्टी को वक्त माना जाता है, वैसे नहीं माना जाता है। अब इन्होंने यूज पर जो हमारे इस्तेमाल में आ रही है, मस्जिद, दरगाहें, कब्रिस्तान, जितनी भी यूज हो रही है वो कानून में से निकाल दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका हिसाब लेंगे। तो क्या आप बताओ कैसे बैठे हो, आपके पास जो है पट्टा लाओ ये। अब हमारे पास 500 साल का पट्टा, 200 साल का पट्टा, 100 साल का पट्टा कहां से लाके देंगे हमारे पास? इसका कोई, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो नहीं, मेरे को तो आप ये बताइए ना आर्को साहब, आम मुसलमान को कैसे नुकसान हो जाएगा जो उसको भ्रमित किया जा रहा है? बात बता रहा हूँ, आप पूरी बात सुनिए। मैं पूरी आर्को साहब पूरी बात सुन रहा हूँ। और ये जो जमीन है वो वक्फ की, वो अगर आप कह रहे हैं जी, उनका कहना है कि 12,000 करोड़ इसकी आमदनी होनी चाहिए। अरे 25,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ने किराया नहीं देते। हमारी मैक्सिमम प्रॉपर्टियां जो है गवर्नमेंट के पास है और वो हमें किराया नहीं देते, और आप हमसे कह रहे हैं 20,000 करोड़ इसमें आमदनी होनी चाहिए। नहीं, हमारी मतलब आपकी किसकी, ये प्रॉपर्टी आपकी किसकी? मतलब ये बार बार सवाल आता है कि हमारी जमीन, ये इस देश की जमीन है सर। अरे देश के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड देश से अलग है क्या? मुझे आर्को साहब ये बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप कहते हैं ये जमीनें कहां से आई, ये कोई बाहर से तो कोई लेके नहीं आया, इस देश की जमीन है। अरे सुनिए, आप कहां से आए? आप भी तो इस देश के है ना। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं सर, मैं सवाल करना चाह रहा हूं, और ये बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, इस देश के बहुत सारे। आर्को साहब मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं 1947 से पहले जो मुसलमान यहां से पाकिस्तान चले गए थे उनकी जमीनें भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान से जो मुसलमान यहां पर आए उनकी जमीनें तो पाक सरकार ने एक्वायर कर ली, उस पर तो एक भी मुसलमान नहीं बोला। वो तो ट्रांसफर हो गई, इधर वालों को इधर हो गई, उधर वालों को इधर हो गई। ऐसा नहीं है, ये वो जमीन है जो हमने वक्फ की है। आज मैं अपने मकान वक्फ देश से अलग है क्या आर्को साहब? आपके बयान से मुझे लगता है कि वक्फ कोई अलग एक देश है और आप उसका हिस्सा हैं। वक्फ अल्लाह होता है, मैंने गवर्नमेंट को नहीं दी। नहीं, मुझे बताइए आम मुसलमान को क्या नुकसान हो रहा है? और अभी जब 54 से जो पुराना कानून है उससे आम मुसलमान को ऐसी क्या तकलीफ हो गई? 200 करोड़ रुपए तक का उसका सालाना जो है वो टर्नओवर होता है वक्फ की जमीनों का, वो कहां जा रहा है? कोई पूछे तो सही सर। अरे कहां जा रहा है बता तो, क्या हमारे जो जितने, अगर ये सब रेगुलाइज कर रही है सरकार तो उसमें किसको दिक्कत है? मित्तल साहब, आर्को साहब को आपने सुना, बड़ा में कंफ्यूजन वाला इनका आर्गुमेंट है, लेकिन आप बताइए, जरा समझाइए। क्या कंफ्यूजन वाला? बात पूरी नहीं होने दे रहे, मुझे अपनी बात पूरी तो करने दे। देखिए हेमंत, ये जो पूरा बहस चल रही है इसमें एक सुखद बात मैंने अभी यहाँ सुनी है कि जो कल जो संसद में जो संशोधन विधेयक रखा जाएगा उस पर विपक्ष ने चर्चा में भाग लेने की सहमति दे दी है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात है। तब तक ये कहा जा रहा था कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी बात को रखा नहीं जाता, लेकिन अभी विपक्ष ने ये कहा है कि हम जो कल बहस होगी वक्फ बोर्ड के संशोधन के अंदर उस पर हम बहस लेंगे। मैं इसको एक लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा सुखद मानता, और विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा। जैसा अभी आपने बताया कि 8 घंटे का समय निर्धारित हो गया, उसमें 4 घंटे 40 मिनट सत्ता पक्ष को दिए और 3 घंटे 20 मिनट जो है वो विपक्ष को दिए। अच्छी बात है, ये इस पर बहस होनी चाहिए। अब जहां तक सरकार की रणनीति का सवाल है, ये बात आ रही है कि क्या वो तैयार है, ये पास हो जाएगा बिल? मुझे लगता है हेमंत ये पूरी तरह पास हो जाएगा। अभी तक के जो आंकड़े आए उसमें सरकार के पक्ष में 394 वोट हैं और विपक्ष के पास में 240 वोट है। ऐसी स्थिति के अंदर लोकसभा का बता रहे हैं आप? लोकसभा ठीक है। ऐसी स्थिति में लगता है कि लोकसभा में क्या नाम से कल बिल पास हो जाएगा, और सरकार ने आज ही, सत्ता पक्ष की ओर से आज ही सरकार ने यह कह दिया है कि राज्यसभा में भी इसकी चर्चा होगी, और राज्यसभा में जो लोग भाजपा की ओर से बोलेंगे उनके नाम भी उन्होंने घोषित कर दिए। उससे ऐसा लगता है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में और 3 अप्रैल को राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। मुझे लगता है लोकतंत्र लोकसभा में 272 चाहिए। मित्र साहब, आपने बहुत बखूबी बताए आंकड़े, 272 चाहिए और आप कह रहे हैं 394 चाहिए।
294 का बहुमत जुटा लिया है। और इसमें जो विपक्ष अब तक ये कह रहा था कि बिहार चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार जो जेडीयू के, वो क्या नाम से इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। आज नीतीश कुमार की ओर से भी ये बयान आ गया, उनके पार्टी के प्रवक्ता ने ये कह दिया है कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे। इसी प्रकार चंद्रबाबू नायडू, उनके संशोधन भी मान लिए, सुझाव भी मान लिए, टीडीपी ने भी कह दिया है कि जो हमने संशोधन दिए, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जेपीसी के अंदर उनकी सुनी नहीं गई। चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि हमारी पार्टी ने जेपीसी में जो सुझाव रखे उनको सरकार ने मान लिया है, इसलिए क्या नाम से हम समर्थन देंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, देखिए हेमंत, ये समझने की जरूरी है कि इन दोनों राजनीतिक दलों का जो आधार है वो मुस्लिम वोटों का है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे ये लोग कि जिससे मुसलमान वोट नाराज होते हो, मुसलमान जमात नाराज होती हो। इन्होंने कहा है कि ये जो संशोधन बिल है ये मुसलमानों के पक्ष में है और इसका फायदा जो होगा वो मुसलमानों का, इसीलिए इन लोगों ने इस बिल का समर्थन करने का ये निर्णय लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष को उम्मीद थी कि क्या नाम से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन नहीं देंगे, वो उनको समर्थन दे रहे हैं। आर्को साहब छोटी सी टिप्पणी इस पर चाहता हूं। देखिए, पूरा बहुमत जो लोकसभा में होना चाहिए वो बहुमत से भी ज्यादा संख्या है, और अगर देश की चुनी हुई संसद में अगर बिल पास होता है और वो मुसलमानों के हित में पूरी उस पे ऊपर बहस होने के बाद पारित होता है तो आम मुसलमान को तो फायदा होगा। ये मित्तल साहब भी करें। नहीं, ये जो कह रहे हैं इनका कहना अपनी जगह हो सकता है, लेकिन हमें मालूम है कि ये हमारे खिलाफ पास हो रहा है। नहीं तो बताइए ना, आपके खिलाफ कैसे हुआ सर? बताया ना, अभी आपको बताया, फिर बताइए। टाइम देते नहीं हो और आप बीच में जो है रोक देते हो। हमारे खिलाफ नहीं हो रहा है क्या? हमारे खिलाफ हो रहा है। आप इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है, हमारी दरगाह, मस्जिद है, कब्रिस्तान, जितना भी ये जो है, ये इसको इन्होंने हटा करके कर दिया है। यूजर वाइज जो है उसको हटा दिया इसमें से। सर इसमें हटाया नहीं है, इसमें ये कहा गया पुरानी मस्जिदों, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ नहीं होगी। देखिए, ये कह रहे हैं ये अपने बिल को पास कराने यानी कानून पुरानी तारीख से लागू नहीं होगा। ये हम जानते हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे? ये तो जो सर आपकी ऐसी आशंका, उसके बाद क्या करेंगे कानून बनने के बाद में? सर मित्तल साहब कुछ कह रहे हैं। मित्तल साहब, आर्को साहब, मैं बिल्कुल तर्कपूर्ण बात कह रहा हूँ। देखिए, जो मतलब देश की दरगाहों में सबसे बड़ा जो नाम है वो क्या नाम से अजमेर की दरगाह ख्वाजा साहब का नाम। 1956 के अंदर, हेमंत, 1956 के अंदर वहां दरगाह एक्ट बना और उस दरगाह एक्ट के अंतर्गत ही उस दरगाह का संचालन होता है। और जो दरगाह का जो नाजिम है, जिसको हम कहते हैं कि सीईओ कह सकते हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। मतलब 1956 से ख्वाजा साहब की दरगाह का संचालन दरगाह एक्ट के द्वारा हो रहा है और वो दरगाह एक्ट जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। वहां भी मंदिर बता दिया आपने, वहां भी मंदिर बता दिया, केस कर दिया। अरे हमने समर्थन नहीं किया। आप मुकदमा कर दो और फिर जो है आपने समर्थन नहीं किया उसका। आप पूरी बात जब मेरी मसले में बोल दीजिए। आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, आर्को साहब आप सुनिए तो सही। जो जिन लोगों ने कहा कि दरगाह के अंदर मंदिर है, हमने उनका समर्थन नहीं किया। हम क्या नाम से हम दरगाह नहीं सर, आर्को साहब भविष्य की भविष्यवाणियों पर तो आप बहस मत कीजिए ना प्लीज। काल्पनिक बातों पर तो बात मत कीजिए। प्रदीप जी, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी भी अब इसमें हिस्सा लेगी, भाग लेगी, आप अपनी बात रखेंगे तो कम से कम विरोध क्यों है ये तो बताइए ना कि विरोध क्यों है आखिरकार इसका? विरोध तो मैंने अपने पूरे संदर्भ में कहा, अभी मैंने आपसे सारी बातें बताई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल बहस होने की बात मित्तल साहब कह रहे हैं। मित्तल साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जानते हैं। उनको याद नहीं कि 146 सांसदों का निलंबन करके 20 से अधिक बिल पास कर लिए गए थे। ये भाजपा की रणनीति है। कल बहस की बात आपने कही और मित्तल साहब कह रहे हैं कि बहस होगी। बहस होने कहां दे रहे हैं? भाजपा ने आज तक लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष दोनों ने मिलकर के विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया और उन्होंने 140 सांसदों को निलंबित कर 20 से अधिक बिल पास कराए। इसलिए मुझे आशंका है कल भी यही होगा। बहस तो भाजपा करती नहीं। और सवाल इस बात का है
कि बहस लेने की बात हो तो अगर बहस से पहले ही अगर लोगों से चर्चा की जाए, समाज के लोगों से बातचीत की जाए तो शायद समान हल निकल सकते हैं, लेकिन भाजपा इसमें विश्वास नहीं करती। और मुझे भी कल उम्मीद है कल इसी तरह का बखेड़ा करके लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में दोनों में इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, आप वॉकआउट सांसद को रोका जाएगा और इस पर वोटिंग का अधिकार नहीं किया जाएगा। जवाब दीजिए इनकी आशंकाओं का लक्ष्मीकांत जी। मित्र साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के प्लान को लीक कर रहे हैं चतुर्वेदी जी। कांग्रेस का जो प्लान हो सकता है, जिस तरीके का इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस तरह का होगा, तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह कांग्रेस देश हित के मुद्दों पर सदन के अंदर अराजक, जो मैंने कहा वो संसद की मिनट से मौजूद है, करती है, संसद की कार्य मौजूद है और आप तक जानकारी है। सवाल इसका नहीं है, ये रणनीति है। मैं एक बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की रणनीति है, संसद के इतिहास पटल पर अंकित है कि इन्होंने किस तरह से 20 से अधिक बिल पास कर 140 सांसदों को निष्कासित करके अपनी मर्जी के मुताबिक बिल पास किए। इसलिए ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। राम मंदिर की बात नहीं, मैंने राम मंदिर मस्जिद और प्रावधान की बात की है, मैंने प्रावधान की बात की है, और प्रावधान संविधान हरेक संस्था को देता है। इसलिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं, राम के नाम पर बात करते हैं। मैंने न्यास के और भगवान के प्रावधान की बात की है, प्रावधान की बात संविधान में सबके लिए बराबर है, कोई नहीं है। ये सिर्फ धर्मांतरण करके राजनीति करने का प्रयास करते हैं, जो देश के लोग समझते हैं, इसके लोग समझते हैं, इसका समझते हैं, लोग समझते हैं कि इनका लेना देना विकास से नहीं, रोजगार से नहीं, बिल से नहीं, स्वास्थ्य से नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद में बढ़ाकर देश को, और ये अपनी उल्लू सीधा करने जाते हैं। इसमें कोई बात लेना नहीं। चतुर्वेदी जी, वक्त पर बात हो रही है, भटकिए मत। और अगर मुसलमानों के लिए नीतियां इतनी अच्छी रही देश में, तो मुसलमानों का विकास क्यों नहीं हो पाया? फिर इस पर देखिए राजनीति नहीं। आखिरी टिप्पणी और उसके बाद खत्म करेंगे जी। जब क्या नाम से नागरिकता कानून में संशोधन लाया जाए, तभी ये गुमराह किया गया और कहा गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, और यहाँ कहा गया कि मुसलमानों को रिजेक्शन किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। और कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमानों को, आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष को भी जवाब देना चाहिए, और कल जब सदन के अंदर बहस होगी तब आखिर और ज्यादा स्थितियां साफ होंगी कि इस बिल को लेकर के क्या भ्रम फैलाए जा रहे हैं और क्या वाकई सच्चाई है। नमस्कार।